डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज जनता के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट मैकेनिक्स में आज हम नई यूनिट की बात करेंगे। इस नई यूनिट का पहला टॉपिक द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास है, जिसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द्रव्यमान केंद्र को समझने से पहले हम कण तंत्र या दृढ़ पिंड के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। इस यूनिट से पहले हमने मैकेनिक्स के अंदर निर्देश तंत्रों के बारे में और घूर्णी गति के बारे में अध्ययन किया है। तो हमने इससे पहले या पहले की क्लासेस में जहाँ पर भी गति के बारे में अध्ययन किया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में अध्ययन किया है, 1D 2D मोशन का अध्ययन किया है। वहाँ पर हमने एक कण के बारे में विचार किया था कि माना कोई कण जो है वो किस वेग से गति कर रहा है, उसकी स्थिति क्या है, उसका वेग क्या है, उसका त्वरण क्या है, उस पर लगने वाले बल क्या हैं। ये सभी एक कण के लिए हमने एक्सप्लेन किए थे पहले की पूर्व की कक्षाओं में भी और इससे पहले वाली यूनिट में भी। परंतु जब हम सामान्य दैनिक जीवन की बात करते हैं तो एक कण हमें अक्सर देखने को नहीं मिलता। हमारे पास पिंड होते हैं, बॉडीज होती हैं, निकाय होते हैं। तो ये जो पिंड होते हैं ये एक कण से बने हुए नहीं होते, इनमें असंख्य कण होते हैं, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर एक पिंड केवल लीनियर मोशन करता है, केवल रेखीय गति करता है, तो हम साधारणतया उस पिंड को एक कण रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। जनरली हम ऐसा कर सकते हैं और इससे जो परिणाम है, संभावित परिणाम, वो लगभग सही निकल जाते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पिंड है, कोई भी निकाय है, यदि वो केवल रेखीय गति कर रहा है, एक सीधी रेखा पर गति कर रहा है, एक विमीय गति कर रहा है, तो हम उस संपूर्ण पिंड को एक कण मानकर उसकी गति का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन यदि वही पिंड घूर्णी गति कर रहा हो तो उसे एक कण मानकर उसकी गति का अध्ययन संभव नहीं। अब एक कण मानकर उसकी गति का अध्ययन संभव नहीं है, तो फिर उसे एक पिंड मानना पड़ेगा। अब एक पिंड या एक दृढ़ पिंड क्या होता है कि यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लगाया जाए तो उस पिंड में उपस्थित दो कणों के मध्य की जो दूरी है, यदि वो परिवर्तित ना हो तो हम कहेंगे कि वो पिंड एक दृढ़ पिंड है, एक रिजिड बॉडी है। अर्थात यदि हमने किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लगाया और उस पिंड के अंदर मौजूद जो कण है उनके बीच की जो दूरी है, मान लीजिए कोई भी दो कण ले लिया हमने, उन दो कणों के मध्य की जो दूरी है वो यदि परिवर्तित नहीं होती है तो हम उस पिंड को एक दृढ़ पिंड कहेंगे। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। यदि हम किसी भी पिंड के ऊपर बाह्य बल लगाएंगे तो ऐसा सदैव संभव है कि उसके अंदर उपस्थित दो कणों के मध्य की दूरी परिवर्तित हो जाए। तो पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी कोई रिजिड बॉडी नहीं है, परफेक्टली रिजिड तो कुछ नहीं है। लेकिन सामान्यतया क्या होता है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उन पर बाह्य बल लगाने से उनके अंदर उपस्थित कणों के मध्य की दूरियों में जो अंतर है वो बहुत कम होता है, जिसे हम नगण्य मान सकते हैं। और नगण्य मान के जब हम किसी पिंड की गति का अध्ययन करते हैं तो हम उसे दृढ़ पिंड मान सकते हैं। तो
उसी दृढ़ पिंड की यदि हम रोटेशनल मोशन की बात करें, घूर्णी गति की बात करें, तो उस पिंड को पिंड ही मानना पड़ेगा, एक कण मानकर उसकी गति का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसका कारण ये है कि वो दृढ़ पिंड किसी एक अक्ष के प्रति घूर्णन करेगा और इस एक अक्ष के प्रति घूर्णन करने के कारण उस पिंड के समस्त कण अलग अलग प्रकार से अलग अलग वृत्तों में गति करेंगे। रेखीय गति में तो क्या होता था, एक पिंड के साथ उस पिंड के समस्त कण एक ही सीधी रेखा में गति कर रहे थे समान वेग से, परंतु जैसे ही एक पिंड घूर्णी गति करता है किसी अक्ष के परितः, तो उस पिंड के प्रत्येक कण का वेग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर यदि पिंड के प्रत्येक कण का वेग यदि अलग होगा तो उसको एक कण मानकर यदि हम उसकी गति का अध्ययन करें तो डेफिनेटली वहाँ पर मिस्टेक होगी। इन गलतियों को सुधारने के लिए, इस मिस्टेक को हटाने के लिए हम यहाँ पर एक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। अब सामान्यतया द्रव्यमान केंद्र हम उसे कह सकते हैं कि एक कोई पिंड है अपने पास, उस पिंड के किसी एक ऐसे बिंदु पर विचार करें कि ऐसे काल्पनिक बिंदु पर विचार करें जिस बिंदु पर उस पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित हो। ये काल्पनिक बिंदु है जो पिंड के बाहर भी हो सकता है, पिंड के अंदर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि पिंड किस आकृति का है। तो एक ऐसा बिंदु, ऐसा काल्पनिक बिंदु जिस पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित हो और उसकी गति भी उसी प्रकार हो जैसे कि संपूर्ण पिंड गति कर रहा है, तो वो काल्पनिक बिंदु उस पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। ये सामान्य परिभाषा है। जो मूल परिभाषा है उसकी द्रव्यमान केंद्र की वो ये है कि किसी पिंड या कण तंत्र का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिस बिंदु के सापेक्ष पिंड या उस तंत्र के सभी कणों का कुल द्रव्यमान आघूर्ण शून्य हो। ये इसकी सही डेफिनेशन है। अब द्रव्यमान आघूर्ण की बात कर रहे हैं, जो कि क्या होता है, द्रव्यमान आघूर्ण क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई पिंड है, कोई गोलाकार पिंड मान सकते हैं या कैसा किसी भी आकृति का। तो उस पिंड का हमने किसी एक पॉइंट पर द्रव्यमान केंद्र डिसाइड कर लिया कि कोई एक पॉइंट है जिसको हमने द्रव्यमान केंद्र निश्चित कर लिया। उस द्रव्यमान केंद्र से उस पिंड के प्रत्येक कण का द्रव्यमान तथा उस प्रत्येक कण से द्रव्यमान केंद्र की दूरियों का गुणनफल, ये होता है द्रव्यमान आघूर्ण। तो ये द्रव्यमान आघूर्ण यदि शून्य है, कुल द्रव्यमान आघूर्ण यदि शून्य है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो बिंदु है, जो काल्पनिक बिंदु है, वो उस पिंड का द्रव्यमान, उस पिंड का जो है द्रव्यमान केंद्र है। आगे जब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो मैथमेटिकल फॉर्म में इसको डिफाइन करेंगे। तो सामान्यतया द्रव्यमान केंद्र वो हो सकता है जहाँ पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाए, और डेफिनेशन इसकी ये है कि कण तंत्र का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जहाँ पर पिंड के सभी कणों का कुल द्रव्यमान आघूर्ण शून्य हो। कुल द्रव्यमान आघूर्ण शून्य होने का अर्थ है कि प्रत्येक कण का द्रव्यमान गुणा प्रत्येक कण के द्रव्यमान केंद्र से दूरियों का गुणनफल। ये अगर कुल द्रव्यमान आघूर्ण यदि शून्य हो तो हम उस बिंदु को द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। अब द्रव्यमान केंद्र अलग अलग आकार के पिंडों के हिसाब से अलग अलग जगह पर हो सकता है। जैसे कि हमारे पास कोई रिंग है, कोई सिमेट्रिकल रिंग है, उस सिमेट्रिकल रिंग का
जो द्रव्यमान केंद्र है वो उसके केंद्र पर होगा। अब रिंग के केंद्र पर कोई मटेरियल तो नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, अर्थात उस रिंग जिस पर कि द्रव्यमान केवल रिंग की परिधि पर ही स्थित है, केंद्र पर कोई द्रव्यमान नहीं है, परंतु द्रव्यमान केंद्र रिंग के केंद्र पर है, अर्थात रिंग के बाहर द्रव्यमान केंद्र मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र पिंड के आकार के अनुसार पिंड से बाहर या पिंड के अंदर कहीं भी हो सकता है, निर्भर करता है कि किस बिंदु पर द्रव्यमान आघूर्णों का कुल योग 0 है। तो आगे चलते हैं। दो कणों का एक निकाय यदि हमारे पास है तो उनका द्रव्यमान केंद्र कैसे निकालें। तो दो कण है अपने पास m1 और m2, इन दोनों कणों को हम एक कणों के निकाय में कैसे परिवर्तित करें। इससे क्या होगा कि गणना में सुविधा हो जाएगी, गति का अध्ययन आराम से हो जाएगा, गति का अध्ययन आसानी से हो जाएगा। दो कण लेंगे तो दोनों कणों की अलग अलग गतियों का अध्ययन करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हम दोनों कणों का एक द्रव्यमान केंद्र निर्धारित कर लें और उस द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, उसका वेग, उस पर लगने वाले बलों का अध्ययन करें। तो पूरे सिस्टम का द्विकण निकाय का अध्ययन एक ही कण निकाय में बदल के हम कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास दो कण हैं जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है। इनकी स्थिति सदिश r1 वेक्टर व r2 वेक्टर है। हमने मान लिया कि स्थिति सदिश है RCM। तो चित्रानुसार हम देखते हैं कि हमारे पास एक द्विकण निकाय है जहां पर ये m1 एक द्रव्यमान है, m2 दूसरा द्रव्यमान है। मूल बिंदु से m1 का स्थिति सदिश है r1 और m2 का स्थिति सदिश है r2। इन दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा पर हमने सेंटर ऑफ मास निर्धारित कर लिया, ये यहाँ पर, अर्थात दो कणों का द्रव्यमान केंद्र उनको मिलाने वाली रेखा के ऊपर ही होगा। परंतु ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि वो उन दोनों कणों के मध्य बिंदु पर हो, रेखा के मध्य बिंदु पर होगा, लाइन ऑफ जॉइनिंग के बीच में होगा, ये आवश्यक नहीं। तो होगा तो इसी रेखा पर। अब इस रेखा पर कहाँ होगा ये डिपेंड करता है इन दोनों के द्रव्यमान पर। किस प्रकार करता है ज्ञात करते हैं। तो द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश हमने RCM निर्धारित कर लिया। ये RCM द्रव्यमान केंद्र का जो है स्थिति सदिश है। अब द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा है कि द्रव्यमान केंद्र से और जो कण है उसके मध्य की दूरी गुणा द्रव्यमान, अर्थात m1 RC1। RC1 क्या है? द्रव्यमान केंद्र से द्रव्यमान m1 के मध्य जो स्थिति सदिश है वो, और द्रव्यमान केंद्र से द्रव्यमान m2 का स्थिति सदिश है RC2। RC1 और RC2 ये दो स्थितियां हैं। तो ये जो स्थिति सदिश RC1 और RC2 है, इसका परिमाण द्रव्यमान केंद्र से द्रव्यमान m1 की दूरी को बता रहा है। तो आघूर्ण, द्रव्यमान आघूर्णों की बात करें तो वो होगा m1 RC1। ये होगा पहले कण के लिए, अर्थात पहले कण का द्रव्यमान गुणा मध्य का दूरी वाला सदिश या स्थिति सदिश, द्रव्यमान केंद्र से कण का स्थिति सदिश, और m2 RC2 ये हो जाएगा द्रव्यमान केंद्र से दूसरे द्रव्यमान का द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान केंद्र से द्रव्यमान m2 को मिलाने वाली रेखा का स्थिति सदिश। इन दोनों का जो योग, इन दोनों का जो टोटल है वो 0 होना चाहिए। तो ये कुल द्रव्यमान आघूर्ण हो गया m1 RC1 प्लस m2 RC2। ये 0 यदि है
तो हम कह सकते हैं कि ये RC, ये जो CM है, सेंटर ऑफ मास है, ये बिल्कुल यहीं पर होगा। तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि द्रव्यमान आघूर्णों का योग शून्य होना चाहिए। तो इस द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से हम द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का आकलन करेंगे। अब यहाँ पर जो RC1 है, इसको हम सदिश नियम के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। RC1, R1 और RCM, इन तीनों में एक संबंध होगा जो त्रिभुज नियम से ज्ञात किया जा सकता है। तो RC1 वेक्टर इज इक्वल टू होगा R1 वेक्टर माइनस RCM वेक्टर। ये देखिए, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर एक एरो है और यहाँ से यहाँ पर डायरेक्ट एक एरो है। तो RCM प्लस RC1 इज इक्वल टू R1 होना चाहिए। RCM प्लस RC1 इज इक्वल टू R1 होना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि RC1 इज इक्वल टू R1 माइनस RCM। इसी प्रकार से RC2 इज इक्वल टू R2 माइनस RCM बिल्कुल होना चाहिए दूसरे त्रिभुज से। तो यहाँ पर त्रिभुज नियम से हम सदिशों का मान RC1 और RC2 का मान पुट कर सकते हैं। इसको जब हम पक्षांतरण करके एक तरफ m1 प्लस m2 या RCM को कॉमन लेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई RCM वेक्टर इज इक्वल टू m1 R1 प्लस m2 R2 वेक्टर। RCM की वैल्यू तब हमें मिलेगी m1 R1 वेक्टर प्लस m2 R2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। तो ये RCM की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो RCM क्या है? द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, जिसका मान होगा द्रव्यमान आघूर्ण, जिसका मान होगा m1 R1 वेक्टर प्लस m2 R2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। तो ये दो कणों के निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश का समीकरण है। इस समीकरण से हम दो कणों के निकाय को एक कण के निकाय में परिवर्तित कर सकते हैं। अब हमें m1 के लिए अलग से गति के समीकरण लिखने की आवश्यकता नहीं है, m2 के लिए अलग से गति के समीकरणों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम उन गति के समीकरणों को इस RCM पर अर्थात द्रव्यमान केंद्र पर अप्लाई कर देंगे और इस पूरे सिस्टम की गति का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये हमें एक सुविधा देता है, द्रव्यमान केंद्र हमें एक सुविधा देता है। अब ये द्विकण निकाय भले लीनियर मोशन करें, रेखीय गति करें, चाहे रोटेशनल मोशन करें, घूर्णन गति करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें अलग अलग कणों के लिए m1 और m2 के लिए गति का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम इन दोनों के एक जॉइंट, एक ऐसे कण, ऐसे बिंदु के बारे में हमने पता लगा लिया है जहां पर इन दोनों कणों का द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है और उसकी गति, उस द्रव्यमान केंद्र की गति इन दोनों कणों की साझा गति का साझा प्रभाव जो है वो निकाल के देगी। तो इस प्रकार से द्रव्यमान केंद्र हमें गति के अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि निकाय बहुकणीय हो, हमारा जो सिस्टम है, बॉडी है, जैसा कि हमेशा होता है, बहुकणीय तंत्र हो, तो उस स्थिति में द्रव्यमान केंद्र कैसे निकाला जाता है।